हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग के एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो अगर आपको M2 में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सारे जितने भी आपके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट हैं यूनिट 4 के, वो मैंने एंड तक बताए हैं। इसके पहले 2 यूनिट आपको पहले ही मिल चुके हैं, तो अगर आपने ना देखे हो तो आप उसको तुरंत देखें जाके। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस यूनिट को शुरू करते हैं। तब तक आप इस चैनल की सब्सक्राइब बटन हिट कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग का यूनिट का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या डील करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंशिएशन को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको पढ़ा होगा क्लास 11 में आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बस यही फॉर्म है, आपको यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी के फॉर्म में आपको जितने भी डिफरेंशिएशन करने हैं वो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे उसकी कुछ और भी फॉर्म्स होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, कभी कभी काम आएंगी। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है z इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये ध्यान रखेंगे, पोलर फॉर्म कई जगह यूज होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? आर ई की पावर आयोटा थीटा। आपको ये तीनों फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होता है? इफ एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, देन द लिमिट ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। अब आपको निकालना है कि इस पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पे जेड नॉट लेट करा है, आप उस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हैं, 0 2 3 4 समथिंग, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, तो कैसे करेंगे? तो लगाएंगे आप लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एल। अब यहाँ पे एल आएगा, मतलब एल का मतलब क्या है? एल यहाँ पे कोई आपका एल लिख के नहीं आएगा, मतलब आपका आंसर एल नहीं आएगा। एल मतलब क्या है? एल आपका एक यूनिक नंबर होगा और फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। आपको मान लीजिए हो सकता है 3 आ जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, आपको कोई यूनिक नंबर होगा, ठीक है, फाइनाइट नंबर होगा, ऐसा नहीं इन्फिनिटी आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर आपका ये आपको जो लिमिट लगाने के बाद एक कोई यूनिक नंबर आता है तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है। बस आपका इतना सा है। अब जेड इक्वल टू जेड टेंडिंग टू जेड नॉट पे अगर आपको ओरिजिन पे चेक करना है तो जेड नॉट जीरो हो जाएगा। आपको पता है ओरिजिन क्या होता है? जीरो। तो ये हो गया ओरिजिन हम लोग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपका लिंक्ड है इससे, जो कि एक कॉन्टिन्यूटी। अब आपसे कहेंगे चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर द फंक्शन। वो कैसे चेक करेंगे? इफ एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, देन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। को कॉन्टिन्यूस कब कहते हैं? एट पॉइंट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ। उसमें कुछ 3 कंडीशंस हैं। पहली बात तो यही, हम लोग की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एल। देख रहे हैं आप कितना मिलता जुलता है? मतलब आपका एग्जैक्ट यही है, आपका ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। लेकिन कुछ और भी एडिशंस हैं। तो एडिशंस क्या है? एफ जेड नॉट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि आप मान लीजिए अगर जीरो पे निकालें तो एफ जीरो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट, ये जो दोनों वैल्यू है ये इक्वल आनी चाहिए। आपने 11th में जब करा हो तो भी ऐसे ही करते थे हम लोग, कि जो फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू निकालते थे और जो आपका एल एच एल और आर एच एल निकालते थे उसको इक्वल रखते थे। वही चीज़ यहाँ पे है। आपको क्या करना है? लिमिट रखनी है जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एल, और आपको एफ जेड नॉट जब फंक्शन में वो पॉइंट रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी दोनों इक्वल आनी चाहिए। जब ये 3 कंडीशन मीट कर जाएंगी तो आप कहेंगे फंक्शन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस। बस इतनी सी बात। तो अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका प्रोसीजर कैसे आप कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप एटलीस्ट वहाँ पे क्या है कुछ तो करके आएंगे। और जिनको सब कुछ आता है वो तो समझ ही जाएंगे कैसे इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले कन्वर्ट जेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब आपको लिखा है जेड प्लस 3, तो आप जेड को प्लस 3 कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस आई वाई, और उसके बाद जो भी है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? जेड के फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। जेड की जगह रखेंगे एक्स प्लस आई वाई, और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको जो रियल पार्ट है, मतलब जो आपका नंबर वाला पार्ट है वो अलग कर लेंगे, और जो आपका आयोटा के साथ है वो अलग कर लेंगे। तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो गए। तो ये हो गया लिमिट जेड टेंडिंग जेड नॉट एफ जेड। अब लिमिट जेड टेंडिंग जेड नॉट, तो जेड में क्या है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो अगर जेड जीरो की तरफ जा रहा है तो मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई जीरो की तरफ जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखा दिया हमने, जेड और डॉट और जेड बार। तो इसको कैसे लिखते हैं? जेड मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। जेड बार क्या होता है? उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। तो अब इसमें क्या है आपका? लिमिट जेड टेंडिंग जेड नॉट, मतलब एक्स और वाई जीरो की तरफ जा रहे हैं, और ये जो देखिए एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये क्या है? इनकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया। चेक अलॉन्ग सम स्टैंडर्ड पाथ। अब आपको जब ये लिखेंगे आप, तो आपको क्या है? कुछ स्टैंडर्ड पाथ के अलॉन्ग चेक करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड पाथ क्या होते हैं? मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो रख लिया, वाई इक्वल टू जीरो रख लिया, वाई इक्वल टू एम एक्स रख लिया, तो आपको यहाँ क्या सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आपको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा समझिए, ठीक है। और आपका अगर सभी पाथ के अलॉन्ग सेम आ जाता है तो आपका ये हो जाएगा कंटिन्यूस, और अगर आपका डिफरेंट आता है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक। दैट्स इट। अब आते हैं, एफ जेड नॉट शुड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू लिमिट। एफ जेड नॉट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट उसके इक्वल होनी चाहिए। यही चीज़ मैंने अभी ऊपर डिस्कस करी। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। देन आपको क्या करना है? इसको एक्स और वाई के फॉर्म में ऐसे लिख देना है। देन आपको कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन लगाना है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी आपका लिंक है, इसका क्या आपका डेफिनेशन भी आ जाती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? इफ एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट। वही मैंने
पूरी थ्योरी लिख दी, अब इसको कैसे कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आपका ये देखिए, ये जो आपका अगर आपका एग्जिस्ट करता है लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये आपका फॉर्मूला है, आप एज इट इज लिख के आएंगे एफ डैश जेड नॉट का। ठीक है, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो प्लीज फॉर्मूला को आप याद कर लें, क्या होता है एफ डैश जेड नॉट, मतलब जिस पॉइंट पर आपको निकालनी है डिफरेंशियबिलिटी, तो उसमें क्या लगाएंगे लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, z की जगह z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, एफ जेड मतलब जो फंक्शन है, और एफ जेड नॉट मतलब उस फंक्शन पे जो z नॉट मतलब उस पॉइंट पे जो रखने वैल्यू आ रही वो, और z माइनस जेड नॉट से डिवाइड कर देंगे, ये आपकी जो वैल्यू आएगी। इसी के तहत आप बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कैसे बताएंगे, एफ डैश जेड नॉट मस्ट बी यूनिक फाइनाइट सिंगल वैल्यूड अलॉन्ग एवरी पॉसिबल पाथ एज z टेंडिंग टू z नॉट। तो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यही चीज कॉन्टिन्यूस में थी। पर यहाँ पे क्या है, फॉर्मुला चेंज है। वहाँ पे क्या था आपने देखा ही होगा अभी, यहाँ पे हम लोग क्या था, 3 कंडीशंस थी आपकी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए लिमिट्स और फंक्शन में जो वैल्यू रखने पे, और डिफाइन होना चाहिए था एफ जेड नॉट। यहाँ पे क्या है, फॉर्मुला बदल गया। तो डिफरेंशियबिलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप इस फॉर्मुले को तो बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालिटिक, रेगुलर, होलोमॉर्फिक और मोनोजेनिक। आपको इसको एनालिटिक फंक्शन के नाम से जानते हो, पर इसके इतने सारे नाम हैं, तो अगर आपको पेपर में कुछ भी देते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मोनोजेनिक फंक्शन के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। अब फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक। ठीक है, फंक्शन मतलब कि कोई एक्स जेड का आपका फंक्शन, मतलब जेड के नाम कोई फंक्शन ऐसे बनाती है जेड स्क्वायर प्लस 2z इस तरीके से। तो आपका एनालिटिक कब कहेंगे उसको, एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इफ इट इज सिंगल वैल्यूड, पहली बात उसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए उसका रिजल्ट, एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पर एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नॉट ओनली एट जेड नॉट, उस पॉइंट पे नहीं बट उसके आसपास भी, एट सम नेबरहुड ऑल्सो। तो ये आपकी होगी डेफिनेशन किसकी, एनालिटिक फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसके, मतलब उस फंक्शन पे भी, उस पॉइंट पे भी, और उसके साथ साथ उसके आसपास के पॉइंट्स पे भी। तो आपका बोलेंगे उसको एनालिटिक फंक्शन। तो आपकी यही डेफिनेशन लिखी, आप इसको याद करके आएंगे, वहां पे लिख के आएंगे। अब आते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं इसके। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, आपने 11th पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए यहाँ पे, डेल एफ बाय डेल एक्स। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेट, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस एच, और वाई की जगह लिखेंगे वाई, और माइनस एफ एक्स वाई और डिवाइड बाई एच। इसी तरीके आपको अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के टेंडिंग टू जीरो, और एक्स यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, और वाई की जगह लिख देंगे वाई प्लस के। तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उस पर आप एडिशन करते हैं एच का, ठीक है, और यहाँ पे के का। तो आपको इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूले काम आएंगे आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग सी आर इक्वेशंस। सी आर मतलब कॉची रायमैन इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपकी जो एनालिटिक प्रूफ करने के लिए, सबसे ज्यादा 2 मार्क्स का बेसिक क्वेश्चन आता है, आप इससे कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करा के दिखाना होता है। तो देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट, और भी बहुत देखिए ईजी क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। फॉर अ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना चेक, अब मान लीजिए आपसे डेफिनेशन तो बता दिया आपने कि उसके आसपास आपका वो होना चाहिए जो डिफरेंशिएबिलिटी, पर ऐसे बताएंगे कैसे कि वो हो रहा है डिफरेंशिएबल की नहीं। तो ऐसे आसपास का कुछ नहीं हम लोग के पास डेटा है, तो उसके लिए हम लोग के पास सी आर इक्वेशंस होती हैं। अगर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब क्या है, आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो क्या होती है सी आर इक्वेशन देख लेते हैं। तो सी आर इक्वेशन होती है डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। अब आपका क्या है, जो यू होता है रियल पार्ट होता है, वी होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपका रियल पार्ट को आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वो इक्वल होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट के पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप समझ रहे हैं इस इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे। आपको मान लीजिए दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या u प्लस आई वाई, तो आप u का जो पार्ट है उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेट, और v को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे आप उसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। और उसको अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो आपकी पहली सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। वही इस तरीके से उल्टा हो गया यहाँ पे, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो u आपका यहाँ पे रियल है और v आपका इमेजिनरी है। तो ये 2 इक्वेशन है सी आर इक्वेशन, इनको ध्यान रखेंगे। तो आपको जब भी कहा जाएगा प्रूफ करिए एनालिटिक है, तो आपको ये दोनों सी आर इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपको पहले उस फंक्शन को एकदम ब्रेक कर लेना है, रियल पार्ट अलग मतलब u लेट कर लेंगे उसको, और इमेजिनरी पार्ट अलग उसको v लेट कर लेंगे, और दोनों को पार्शियल डेरिवेट करके हम लोग ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई दिखाएंगे। और जैसे ही आएगा कह देंगे भैया ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, और आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम डन हो जाएगा, मतलब कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन का आधा पार्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, एफ डैश जेड कैसे लिखेंगे। मतलब आपसे कह दिया आप इसका फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखिए आप, तो अब आप इसका एफ डैश जेड कैसे निकालेंगे। एफ डैश जेड के लिए लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। ये आपने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करे होंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई दिखा देंगे, बता देंगे एनालिटिक है। अब जब एनालिटिक है तो उसको कैसे बताएंगे, उसका एफ डैश जेड क्या है, तो यहाँ पे बस ऊपर से वैल्यू उठा के लाएंगे, डेल यू बाय डेल एक्स यहाँ रख देंगे और डेल वी बाय डेल एक्स यहाँ रख देंगे, और बस आपका ये हो गया। तो देख रहे हैं आपका अभी तक आपको कोई इतना डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको बिल्कुल रिजॉल्व करूंगा ऑन द स्पॉट। अब आते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। अब जैसे हमने बताया सी आर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी, कह देंगे एनालिटिक है, पर वहाँ पे एक आपका थोड़ा सा दिक्कत है।
मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको और वहाँ लिखनी पड़ेगी कि आपकी सफिशिएंट कंडीशन मतलब ये होती है, आपकी कोई और भी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप कहेंगे एकदम हाँ पक्का अब तो हाई है। तो वहाँ पे क्या है सफिशिएंट कंडीशन में कि आपका जो फंक्शन है उसका जो डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्टीन्यूस होंगे, तो आप इतनी चिंता मत करिए, बस वहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो आपके कॉन्टीन्यूस हैं। कैसे? क्योंकि जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सब आपके कॉन्टीन्यूस होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जितने भी आपके जो साइन जेड कॉस जेड ये सब होते हैं सब आपके कॉन्टीन्यूस होते हैं, जो कि आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, आपकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। ये हो गया। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज देखने हैं, आपका यहाँ पे डायरेक्ट रोल तो नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में आपको कन्वर्जन करने में यूज होगा इनका। क्या? साइन हाइपरबोलिक एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ये आपने यूनिट 1 में ही पढ़ा होगा। इसी तरीके कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। अब साइन एक्स को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू आई। तो आप ये सारे फॉर्मुला देख लीजिए, आपको लग रहा होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो इसके क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुला यूज होंगे। तो अब देख लीजिए इन फॉर्मुलाज को, मैंने आपके लिए बहुत ही क्यूरेट करके कंटेंट बहुत ही शॉर्ट में लाया हूँ, तो प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को वैल्यू करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में, ये क्या होती है। तो अभी आपने जो देखा वो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू आपका क्या एक्स और वाई के टर्म्स में है ना, आपने एक्स और वाई के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट करा है। पर यहाँ पे क्या होता है, हम लोग आर और थीटा के टर्म्स में करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट तो वही होता है ना, पोलर फॉर्म क्या होती है उसकी, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में जेड की। तो क्या होती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आपको क्या थीटा और आर आ रहा है उसमें, तो अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा। बस अब यहाँ पे दोनों दो इक्वेशन यहाँ पे भी होती हैं, उनको याद कर लेंगे आप। क्या होता है डेल यू बाई डेल आर, मतलब जो आपका यू वाला पार्ट होगा रियल पार्ट उसको विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे पार्शियल डेरिवेट, क्योंकि आपका दिया ही होगा उसमें, जैसे आपको दे दिया यू इक्वल टू आर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप उसको कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। तो डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, ये आपकी पहली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, पहली आपकी सीआर इक्वेशन होगी पोलर फॉर्म में। अब दूसरी क्या है, डेल वी बाय डेल आर इक्वल टू वन बाय आर डेल यू बाय डेल थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई होगी तो कह देंगे भाई पोलर फॉर्म में आपकी सेटिस्फाई हो गई है, तो आपका ये फंक्शन जो है एनालिटिक है। और वही आप कह देंगे यहाँ पे जो आपका है कॉन्टिन्यूस है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आपकी ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये क्या है सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, और वहाँ पे क्या था सीआर इक्वेशन इन आपका जो नॉर्मल फॉर्म होती है। ये हो गया। अब इसकी भी सफिशिएंट कंडीशन आप देख सकते हैं कि भाई आपका देखिए भाई सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई और डेल यू बाई डेल आर और ये सब आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। यहाँ पे आप कैसे एफ डैश जेड लिखेंगे, वहाँ तो हम लोग को पता चल गया एफ डैश जेड का तरीका, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि हम लोग के आर और थीटा है तो उसके टर्म्स में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू, मतलब यही आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये आपको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, डेल डब्ल्यू बाई डेल आर में, जो आपने ऊपर कैलकुलेट करा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल आर इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर और प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। तो आपने ये सब जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव से ऊपर सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे इक्वल दिखाना है, और यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे और आपको बता देंगे आपकी जो है एनालिटिक फंक्शन है। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है फंक्शन जो है एनालिटिक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी इफ। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे बताएंगे, ये आपको जो एग्जैक्ट मेथड है यहीं पे आप लगाएंगे। एफ डैश डॉट नॉट अगर आपको निकालना है तो लिमिट क्या रखेंगे आप, लिमिट एफ जेड टेंडिंग टू जीरो, जीरो पे अगर टेंड कर रहा है तो एफ जेड प्लस डेल जेड और माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। डेल जेड क्या है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा एक्स है तो डी एक्स क्या हो जाएगा, उस तरीके से ही है। जेड आपका एक्स प्लस आई वाई होता है तो डेल जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई। बस यहाँ पे इतना सा टर्म है, इतना ही सा आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है, एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तब आप कहेंगे कि आपका जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो आपसे कहा जाएगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो आपको ये लगाना है। ठीक है, आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे आप एक्स और वाई में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम लोगोंने कॉन्टिन्यूस में करा था, आपको थोड़ा पहले बताया था, रिवाइंड करके देखें। और यहाँ पे फिर जब पाथ रखेंगे ना वाई इक्वल टू एम एक्स और वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, तो अगर आपके दो पाथ से वैल्यू अलग अलग आ गई, एक से आगे जीरो एक से आगे वन बाई टू, तो आप समझ लीजिए यह फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। बस आपका ये हो गया एट ओरिजिन। अब आपको ये हमने बता दिया पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आप, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, क्योंकि आपका हो सकता है कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, अब आप एक्स है यहाँ पे तो मैंने बताया था आपको किस में ऐड करना पड़ेगा, एक्स में, तो जीरो प्लस एच और वाई की जगह जीरो रख देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीरो के अबाउट कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन जीरो जीरो हो जाता है सब कुछ। तो क्या करेंगे एस टेंडिंग टू जीरो और एक्स में जीरो प्लस एच कर देंगे और वाई की जगह जीरो रख देंगे। वही यहाँ पे यू जीरो कॉमा जीरो मतलब एक्स कॉमा वाई जीरो जीरो हो गया, तो इस तरीके से एच हो गया। अब डेल यू बाई डेल वाई कैसे निकालेंगे, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो यू जीरो, अब यहाँ पे के ऐड कर देंगे किस में, वाई में, और इसी तरीके ये लिख देंगे। और सेम आपका प्रोसेस हो जाएगा
निकलेगा डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई के लिए। तो आपने अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इस फॉर्म से तो इससे निकलेगा, क्योंकि कुछ फंक्शन आप डेरिवेट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई इन ब्रैकेट समथिंग पॉलिनॉमियल, उसके बाद फिर कुछ पॉलिनॉमियल, तो आप उसमें कितने यू अपॉन वी वाले रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे ये मेथड लगाएंगे जिससे आपकी आराम से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिमिट के फॉर्म में तो आप जानते हैं ईजी हो जाता है। अब आते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो एनी हार्मोनिक फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी हार्मोनिक इफ इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अब आपसे कहा जाए प्रूफ करिए हार्मोनिक फंक्शन है, कैसे बताएंगे? तो हार्मोनिक फंक्शन सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करा देंगे। आपको फंक्शन दिया एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार और विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार, और दोनों को ऐड करके जीरो कर देंगे। मैंने इसके क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं PYQ सीरीज में, जो कि आपकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी वीडियो में, और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लें, तो आपको क्या है पूरा एकदम अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो PYQs करे हैं मैंने, तो आप वो देखेंगे तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या हो गया, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मतलब उस फंक्शन को 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ऐड करो, किसमें 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो उसमें, और जीरो आ जाना चाहिए, तो आपको कह देंगे हार्मोनिक फंक्शन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट की तरफ। ठीक है, तो आप एक फंक्शन को लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक कंजुगेट, तो जो यू एंड वी होते हैं हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं। मतलब कि अगर आपको यू दिया गया तो उसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा वी, और वी दिया है उसका हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा यू। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, यू बी द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी और वी बी द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। तो इतनी सी बात है। अगर आपसे कहा जाए कि हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, तो आप जो फंक्शन दिया उसका यू का पार्ट अगर पूछा है तो आप वी निकाल देंगे, और वी पूछ आपका वी दिया गया है और तो आपको कहा गया हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए तो आप यू निकाल देंगे। तो ये हो गया हार्मोनिक कंजुगेट। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक एंड फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो आपने ये तो प्रूव कर दिया कि हार्मोनिक है, कैसे? लाप्लास इक्वेशन से। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? तो आपके दो केस बनते हैं। अगर आपको u दिया है तो आपको v निकालना है, और v दिया है तो u निकालना है। पहला केस आते हैं इफ u इज गिवन, तो आपको v निकालना है। v को आप कैसे लिखेंगे? तो v को लिखेंगे dv इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। अब आपने कैसे लिखा? तो देखिए आपका जो v होगा वो एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए, तो इस तरीके से आपका v होगा। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? बाय यूजिंग टोटल डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे dv इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि आपका इसका प्रूफ नहीं है इसमें, तो आप इस इक्वेशन को लिख देंगे। अब आपको पता है आपको तो u दिया है और हम लोग को यहाँ पे v पे आ रहा है, तो v तो निकाल नहीं सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेल वी बाई डेल एक्स की जगह आपको कुछ रखना पड़ेगा जो कि u के टर्म्स में हो, और यहाँ पे भी आपको u के टर्म्स में कुछ रखना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग CR इक्वेशन हम लोग डेल वी बाई डेल एक्स को कुछ लिख सकते हैं और डेल वी बाई डेल वाई को कुछ लिख सकते हैं। आप देखेंगे, आप पिछले जो आपने मैंने बताया आपको CR इक्वेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए सब्सटीट्यूट हमारा ये होगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो आप ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन? डी वी इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स और प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। तो आप देख रहे हैं आपकी जो डी वी की इक्वेशन है वो आपकी यू के टर्म्स में आ गई, तो अब आप यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन से आपको डी वी मिल जाएगा। अब आपको पता है आपको डी वी मिल गया तो आप इंटीग्रेट कर देंगे तो वी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप इस टर्म्स में जो आप रखेंगे ना डेल यू बाई डेल वाई, हो सकता है आपका आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई आया तो आप उसको वाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म्स में तो इंटीग्रेट करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। और इस टर्म्स में क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए इक्वेशन आती है पूरी इसमें डेल यू बाई डेल एक्स के फॉर्म में, तो आई आपकी 3x स्क्वायर, तो आपका सिर्फ x का टर्म है तो उसको आप जीरो लिख देंगे, मतलब लीव द टर्म कंटेनिंग x। अगर आपको कोई भी टर्म में x आ रहा है, मान लीजिए आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो आप एक्स स्क्वायर को हटा देंगे, सिर्फ y वाले टर्म्स को लेंगे। तो लीव द टर्म कंटेनिंग x, और पहले वाले में क्या है, y को कांस्टेंट लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे आपका इजीली v निकल आएगा। अब केस टू आता है वी इज गिवन, वी दिया तुम लोग को यू निकालना है, तो यू को कैसे लिख सकते हैं? यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। अब आपको पता है यहाँ पे यू तो हम लोग को पता ही नहीं है, यू ही तो निकालना है, तो हम लोग को यू करना पड़ेगा वी के फॉर्म में। तो अगर आपने यू को वी के फॉर्म में लिखा तो आपने CR इक्वेशन यूज करी, तो CR इक्वेशन में क्या लिख दिया आपने? डी यू इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई और प्लस माइनस डेल वी बाई डेल एक्स डी वाई। तो आपने क्या कर दिया, पूरा कन्वर्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पे डी यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आप वी को रख के यहाँ पे और डी यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें भी आपको सेम चीज़ ध्यान रखनी है कि वाई को कॉन्स्टेंट लेना है इस टर्म्स में, और आपको इसमें लीव द टर्म कंटेनिंग एक्स। तो आपको बस इससे आपका क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट निकल आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी करके आते हैं ना तो आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग मिलनेस थॉमसन मेथड। तो देखिए अगर आपको u और v दिया गया है, मान लीजिए आपकी एक कोई वैल्यू दी है u, तो आपको कहेंगे कि एफ जेड निकालो, मतलब आपका फंक्शन निकालो। तो आपको पता है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है।
अब आपको क्या है, u दिया है तो v बिना निकाले आप कैसे एफ जेड निकाल सकते हैं, वो आपको बताता है मिलने थॉमसन मेथड। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ईजी मेथड और 7 मार्क्स क्वेश्चन इससे आता है। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आपको रियल पार्ट दिया गया मतलब u दिया है और आपसे कहे एफ जेड निकालना है, तो बिना v निकाले हम लोग निकाल सकते हैं एफ जेड। तो देखते हैं स्टेप 1 क्या है, कि जो आपको अगर u दिया है तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स को लेट कर लेंगे 5 1 x वाई, और डेल यू बाई डेल वाई को लेट कर लेंगे 5 2 x वाई। आपने लेट कर लिया तो आपको जो भी डिफरेंशिएट आया दोनों में वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, जो डिफरेंशिएट का रिजल्ट आया आपको, मान लीजिए एक्स स्क्वायर आया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई आया, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह जेड रख देंगे और वाई की जगह जीरो रख देंगे। मतलब क्या करेंगे, 5 1 z 0 और 5 2 z 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो या तो आप कर लेंगे ना, आप उसको पहले डिफरेंशिएट करके रखेंगे वैल्यू, और उसकी जगह जो भी आपका आएगा एक्स की जगह जेड रख देंगे और वाई की जगह जीरो रख देंगे। तो आप निकालेंगे 5 1 z 0 और 5 2 z 0। तो आपका क्या होगा, जेड के टर्म्स में हो गया पूरा। अब आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आपका एफ जेड आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना सिंपल सा है, आपको 5 1 लेट करना है, 5 2 लेट करना है, z 0 पर उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट का फॉर्मूला लगा देना है। तो इंटीग्रेट का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेट ऑफ 5 1 z 0 माइनस आयोटा 5 2 z 0 dz प्लस सी। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और इससे आपको पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी सा है। अब आते हैं केस 2 में, अगर आपको इमेजिनरी पार्ट दिया गया v, तो यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज है कि आपको पहले यहाँ पे 5 1 लेट कर रहे थे किसको, डेल यू बाई डेल एक्स को, यहाँ पे साई 1 लेट करेंगे डेल वी बाई डेल वाई को। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वन वाला है ना, वन आपको वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको लेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो आपको ये सब्सटीट्यूशन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साई 1 और साई 2 की वैल्यू निकाली, और साई 1 z 0 साई 2 z 0 निकाला, और वही आपने फॉर्मूला में रख दिया साई 1 z 0 और प्लस आयोटा साई 2 z 0। तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, तो उसको आप ध्यान दे के करेंगे कि यहाँ पे जो वन होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वहाँ पे जो अगर वन होता है तो वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो बस आपका इतना सा है, और आपको वही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और इससे आपका पूरा आंसर निकल आएगा, एफ जेड आ जाएगा। तो आपके दो केस तो कवर हो गए कि अगर आपको यू दिया है तो कैसे निकालेंगे आप एफ जेड, और वी दिया है तो कैसे निकालेंगे। अब लोग का आता है केस 3, व्हेन यू माइनस वी इज गिवन। तो अगर देखिए यू माइनस वी दिया गया है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन करना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, सबको पता है। अब आप दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दीजिए तो आपको फाइनली क्या इक्वेशन मिलेगी, 1 + i एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई, और इन ब्रैकेट यू प्लस वी। अब आप देखिए यू माइनस वी दिया गया आपको, तो आप इसको लेट कर लीजिए कैपिटल यू। तो आपको मतलब क्या दिया, कैपिटल यू दिया गया है, और आपको यू प्लस वी को लेट कर लीजिए कैपिटल वी, और यहाँ पे 1 + i और इन ब्रैकेट स्मॉल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड लेट कर लीजिए। तो आपको जो 1 + i और स्मॉल एफ जेड है क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। तो आपको आपको इंडिविजुअल टर्म्स की जो पता है, आपको एक्सप्रेशन क्या है, तो कैपिटल एफ जेड की भी पता है, कैपिटल यू की भी पता है, कैपिटल वी की पता है। तो आपको क्या दिया गया, यू। तो आप इसको एज इट इज जैसे हम लोगों ने यू के केस में करा था वैसे ही सेम करेंगे। क्या करेंगे, 5 1 x वाई निकालेंगे, कैसे आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ पे यू जो है कैपिटल वाला, मतलब यू माइनस वी को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेट कर लेंगे 5 1। और इसी तरीके उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेट कर लेंगे 5 2 की जगह, और 5 1 z 0 निकालेंगे, 5 2 z 0 निकालेंगे, और सेम फॉर्मूला में रख देंगे, इंटीग्रेशन 5 1 z 0 माइनस आयोटा 5 2 और z 0, और आपका ये आ जाएगा एफ जेड की वैल्यू। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे जो एफ जेड की वैल्यू आई वो तो आपकी कैपिटल एफ जेड आएगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल यू है। तो आपको अगर कैपिटल एफ जेड से स्मॉल एफ जेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है हम लोगों ने कैपिटल एफ जेड किसको लेट करा था, 1 + i और स्मॉल एफ जेड। तो आपको अगर स्मॉल एफ जेड निकालना है तो क्या कर देंगे, कैपिटल एफ जेड में डिवाइड कर देंगे 1 + i का। तो बस आपका यही लिखा है यहाँ पे। तो क्या लिखा है, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 + i और स्मॉल एफ जेड। तो एफ जेड निकालना है कैसे, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, बस आपका एफ जेड आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, अगर आपको यू माइनस वी दिया गया है, सिमिलर प्रोसेस आपको यू प्लस वी में लगेगा, आपको यही सेम कन्वर्जन करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे वी दिया होगा तो आप देख लेते हैं उसको भी। देखिए व्हेन यू प्लस वी इज गिवन, तो वी को क्या लेट कर लेंगे, यू प्लस वी, जो हमने ऊपर स्टैंडर्ड कन्वर्जन करा उसी में, और सेम आपने जैसे यहाँ पे वी के केस में करा था ना, वैसे ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल वाई को लेट कर लेंगे साई 1, और डेल वी बाई डेल एक्स को लेट कर लेंगे साई 2, और आपको साई 1 z 0 साई 2 z 0 निकालना है, और सेम फॉर्मूला में रख देना है। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, वही सेम कहानी पूरी चल रही यू और वी वाली, बस हम लोगों ने लेट क्या कर ली यहाँ पे, यू माइनस वी को कैपिटल यू, और यू प्लस वी को हम लोग कैपिटल वी लेट कर लिया है। और लास्ट में लोग का कैपिटल एफ जेड आएगा, स्मॉल एफ जेड कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1 + i से। बस आपका ये हो गया यू माइनस वी और यू प्लस वी वाला केस। तो आपके 4 मेथड हो गए, चारों मेथड से आपका एक क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली आएगा, देख सकते हैं आप कितना ईजी सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो आपको जो मैपिंग का क्वेश्चन आता है वो भी थोड़ा ईजी होता है, तो आप उसको देख लेते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। तो क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच कॉमा के हो जाएगा क्या, आपका सेंटर, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस। तो आपने वही चीज लिख दी यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो लिखते हैं z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। यहाँ पे z नॉट होता है सेंटर और r होता है रेडियस। तो हमने एक बेसिक बता दिया आपको कि सर्कल का आपको कैसे लिखना होता है इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में।
तो देखिए कन्फॉर्मल मैपिंग जो होती है वो होती है इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कर्व्स इज सेम इन बोथ द प्लेन। जो आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग है दो कर्व का वो सेम है दोनों प्लेन में, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन, तो आप लोग बोलेंगे कि वो है कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, अब आपका पहले अगर आपको इस टाइप से दिया है डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस सी, इस टाइप का आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, यू प्लस आई वी, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, सी आपको पता है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो कैसे लिख देंगे, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी लिख देते हैं। अब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यू प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस आई वाई प्लस बी, ये तो आप कर ही लेंगे। अब आप क्या पता है आपको कि यहाँ पे अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल को रियल से कंपेयर करा दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ए, और वी की वैल्यू वाई प्लस बी। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन, तो आप क्या लिख देंगे, यू इक्वल टू वन प्लस ए और वी इक्वल टू वन प्लस बी। तो इससे क्या आपको एक अगर एक फॉर्म में दी गई वैल्यू तो दूसरे उसमें प्लेन में निकाल सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया पहला केस। ठीक है, देख सकते हैं कितना इजी, आपने डब्ल्यू को रखा यू प्लस आई वी और जेड को लिखा एक्स प्लस आई वी, और आपने लिखा जो कॉन्स्टेंट है उसको लिखा ए प्लस आई बी, बस आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपकी वैल्यू आ जाएगी एक दूसरे के टर्म्स में। अब आते हैं रोटेशन केस में, अगर आपका कुछ फंक्शन इस तरीके से दिया होता है डब्ल्यू इक्वल टू जेड ई की पावर आयोटा थीटा, आपको पता है ई की पावर आयोटा थीटा कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई से साइन थीटा। तो स्टेप वन तो ये हो गया, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था। तो इफ थीटा ग्रेटर देन जीरो तो एंटी क्लॉक वाइज, और थीटा लेस देन जीरो तो क्लॉक वाइज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एज इट इज, जैसे आपको वही डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी और जेड इक्वल टू आपका एक्स प्लस आई वी वाला फॉर्म में। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन, अगर आपका जो क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आता है डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड, तो आपका नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब इन्वर्जन। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन आपका इस तरीके से होता है। तो अगर आपको देखिए नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन मतलब आपका डब्ल्यू इक्वल टू वन बाई जेड के फॉर्म में आता है। आपको पता है इन्वर्ट मतलब क्या, वन अपॉन समथिंग होगा, तो इफ डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन जेड देन आपको क्या करना है, कुछ कन्वर्जन कर देने हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन जेड में क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और वाई इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कैसे लिखेंगे इसको, यू प्लस आई भी लिखेंगे, आपको पता है यू प्लस आई भी लिखेंगे डब्ल्यू को, और जेड इक्वल टू लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख देंगे ये, और वाई की जगह क्या लिख देंगे ये, तो आपकी क्या पूरी यू और वी के टर्म्स में आ जाएगी क्वेश्चन। अब सॉल्व इन सेम मैनर एंड पुट एक्स इक्वल टू अबव एंड वाई इक्वल टू अबव, वही आप इसको दोनों को वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, तो आपका इन्वर्जन वाला केस हो जाएगा। अब देखते हैं बाइलिनियर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कैसे, इसका एक क्वेश्चन आता है, ये आपकी इसकी डेफिनेशन लिखी आप देख सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। सबसे पहले आपको स्टेप्स टू फाइंड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का कैसे आप फाइंड करते हैं आंसर वो देखना है। तो आपको क्वेश्चन दिया होता है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री दी जाती है, आपकी डब्ल्यू प्लेन में कुछ वैल्यूज दी जाती हैं और जेड प्लेन में कुछ वैल्यूज दी जाती हैं। अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो कैसे करते हैं, आपको क्रॉस रेशियो करना पड़ता है। तो उसका क्या होता है, क्रॉस रेशियो ये होता है, आपको बस ये याद रखना है। आप कैसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, लग रहा है बड़ा पर आपको बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू प्लेन इधर रहेगा, जेड प्लेन इधर रहेगा, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन में डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, और उसके बाद डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू फोर, और यहाँ पे अपॉन में डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू वन। इसको कैसे याद करेंगे, वन माइनस टू, टू माइनस थ्री, थ्री माइनस फोर, तो वन टू टू थ्री थ्री फोर, ये तो आपको याद हो गया। यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, फोर माइनस वन। इसी तरीके सेम यहाँ जेड में भी करेंगे, जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड थ्री, और जेड थ्री माइनस जेड फोर, और जेड फोर माइनस जेड वन। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है, बस आपको इसमें क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जेड वन जो होता है वो हम लोग का जेड होता है, डब्ल्यू वन होता है डब्ल्यू, तो हम लोग अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, डब्ल्यू वन क्या लेट कर लेंगे, डब्ल्यू, और जेड वन जेड, और आपको जेड टू और जेड थ्री जेड फोर की वैल्यू दी होगी, आपको ऑर्डर में यहाँ रख देंगे, आपको क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड निकालना होता है यहाँ से। तो आप जो इसको क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो आप देख सकते हैं पी सीरीज में। तो आपको इस तरीके से आप क्या होगा, पूरा आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे आपको क्या है, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और अगर आपने इतना सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाया ना और डब्ल्यू को आपने निकाल लिया इन फॉर्म ऑफ जेड, तो आपका देखिए 3.5 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए क्या बुरा है, आपको बस इतना से याद करना है, वो भी मैंने बता दिया कैसे करना है। तो अगर आपको इसके क्वेश्चन देखने आता मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन का एक अलग से पार्ट लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद देयर सोल्यूशंस। तो देख लेते हैं हम लोग। इफ इन्फिनिटी यानी टर्म्स टेक कॉमन, अब यहाँ पे एक मेथड बताए, अगर मान लीजिए आपको कोई टर्म इन्फिनिटी है तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए डब्ल्यू फोर इन्फिनिटी है, तो आपको डब्ल्यू फोर यहाँ से कॉमन लेना है और नीचे से भी कॉमन लेना है, काट देना है। तो आपको पता है वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक है ये, तो आप बस वो देख सकते हैं। इफ इमेज फाइंड देन फाइंड जेड इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, अगर आपसे कहा गया इमेज फाइंड करिए तो आपने डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड तो निकाल लिया, आपको अगर कहा गया इमेज फाइंड करो तो जेड फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, मतलब जेड की वैल्यू निकालो डब्ल्यू टर्म्स में। बहुत ईजी है, अगर आपने इस यूनिट को एक बार भी पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको कुछ फॉर्मुलेस तो स्टार्टिंग के याद ही हो गए होंगे। इसी के साथ हम लोग की यूनिट का भी वन शॉट खत्म हो जाता है, तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको भी कुछ फॉर्मुलेस याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हम लोग के एफर्ट्स को वैल्यू करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।